लास्ट वीडियो में हम लोग ने बेलर और बेली की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग ने 161 तक में कवर किया था। अब 162 से और लास्ट 171 तक के जो सेक्शंस हैं, ये भी बेलर और बेली की ड्यूटीज़ के बारे में ही बात करते हैं। यानी कि सेक्शन 162 से 171 तक के कंसेप्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, जो लास्ट सेक्शन है। यानी कि सेक्शन 170 के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का कॉन्सेप्ट या फिर कह लीजिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कुछ जो बची हुई ड्यूटीज़ हैं, इनको देख लेते हैं बेलर और बेली की। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 162 से। सेक्शन 162 बताता है टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिटुअस बेलमेंट बाय डेथ। ये बताता है कि ऐसा कोई बेलमेंट जो बिना कंसिडरेशन के किया गया हो, यानी कि अगर आप इसमें कोई काम करवा रहे हैं, यानी कि आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे पैसा ना दे रहे हैं ना पैसा वो सामने वाला पर्सन ले रहा है। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किया जा रहा है, लेकिन दोनों पार्टीज में यानी कि बेलर या बेली में से किसी की अगर डेथ हो जाती है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि जिस पर्सन ने सामान दिया था बेलमेंट को, बेलर को, यानी कि जो पर्सन बेलर है उसने बेली को सामान दिया था, अब उसकी अचानक डेथ हो जाए, यानी कि बेलर है उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पे वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो चीज़ें जिसने दी थी वो वापस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि बेलर का सन या फिर डॉटर या फिर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आकर ले लेगा। सेम सिचुएशन बेली की कंडीशन में भी है। आप समझते हैं सेक्शन 163 को। सेक्शन 163 बताता है बेलर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। ये बेलर के राइट के बारे में बात करता है, यानी कि बेली को कोई भी अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुआ है उस गुड्स से, तो वो बेलर को वापस लौटाएगा। यहाँ पे बेली की ड्यूटी बनती है और बेलर का राइट बनता है। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स और इंक्रीज क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास कोई गाय थी, आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए दे दी उसको, कि कहा कि इसको रखो, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आके उससे ले लूँगा तुमसे। बीच में काव ने बर्थ दिया एक काफ को। अब देखिए, है तो उसी के काव का बच्चा, लेकिन हुआ है बेली के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि बेली जब था तब ये उसका बर्थ हुआ था, लेकिन चीज़ किसकी है, बेलर की है। तो एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसको बेनिफिट हुआ। अब वो बेनिफिट उसको जितना हुआ है या फिर जो भी इंक्रीज हुआ है उसके सामान में, वो बेलर को वापस लौटाएगा। ये बेली की ड्यूटी बनती है। आप समझते हैं सेक्शन 164 को। सेक्शन 164 बताता है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अगर कोई भी लॉस बेली के थ्रू हुआ है तो उसके लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कि बेली को कोई भी रीजन के बेसिस पे अगर कोई लॉस हुआ है जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हो पाता है। आप समझते हैं 165 को। सेक्शन 165 बताता है बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, यानी कि बेलमेंट दो सेवरल जॉइंट ओनर्स के थ्रू किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बेलर दो हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बेलर है उसी गुड्स के लिए, एक से ज़्यादा अगर बेलर है। वो नॉर्मल कंडीशन तो हम लोग ने पढ़ा ही है कि जिसमें एक बेलर होता है और एक बेली होता है। तो बेली के कुछ सामान को, तो बेलर अपना कोई गुड्स बेली को दे देता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक बेलर है, तो यहाँ पे सारा काम बेली बेलर के कंसेंट पे ही करेगा, उसे किसी दूसरे पर्सन की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन में एक सिचुएशन ऐसी है तो बेलर एक से ज़्यादा हो, यानी कि दो जॉइंट ओनर हैं, तब क्या करेगा बेली। तो यहाँ पे सारे जॉइंट ओनर यानी जितने बेलर है सभी के कंसेंट लगेगी। यहाँ पे सभी की मर्जी और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेली काम करेगा। लेकिन मान लीजिए दो बेलर में से एक बेली एब्सेंट है, यानी कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जब गुड्स रिटर्न बैक होने थे उस समय एक बेलर नहीं मौजूद था। वहाँ पे अगर एक बेलर अवेलेबल है तो वही बेलर के कंसेंट के बेसिस पे बेली एक्ट करेगा। वहाँ पे दो की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर वो एब्सेंट है, को जॉइंट ओनर्स हैं, तो यहाँ पे एक के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट कर सकता है। ये बताता है सेक्शन 165। आप समझते हैं 166 को। सेक्शन 166 बताता है बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। ये बताता है कि अगर ओरिजिनल ओनर यानी कि जो रियल ओनर है, यानी कि जो रियल बेलर है, वो अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन तब भी वो गुड्स जाके बिल्ड कर ले, यानी कि जो रियल ओनर नहीं है वो बेली के पास अपना गुड्स बिल्ड करवा लेता है। जब पर्पस खत्म हो जाता है तो बेली उसको वापस कर देता है अपना सामान। मान लीजिए आप कोई चीज़ बिल्ड करवाते हैं बेली से,
लेकिन आप उसके रियल ओनर है ही नहीं, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। आप ही कोई चीज़ है ही नहीं, आपने उससे बेली से करवा लिया बिल्ड, जब उसका पर्पस खत्म हो गया, जब वो काम खत्म हो गया तो आपके पास रिटर्न बैक कर दिया। बाद में रियल ओनर है यानी कि जो रियल बेलर है उस सामान का, वो बेली के पास जाता है, कहता है मेरा सामान कहाँ गया, किसको दिए हो। तो यहाँ पे बेली लायबिल नहीं है, वहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो रियल ओनर था, क्योंकि जो बेली है उसको पता ही नहीं था कि कौन रियल ओनर है। अब वहाँ पे, अब जाहिर सी बात है, आप अगर अपना सामान लेके सामने वाले के पास जा रहे देने, बनवाने या कोई भी रिपेयरिंग करवाने, तो ये थोड़ी ना पूछेगा कि वो आपका सामान है भी या किसी और का है। ये तो खुद ही बेलर को नॉलेज देनी पड़ेगी ना, उस फैक्ट्स को खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे कि हाँ ये मेरा सामान है या नहीं। वो तो उसकी ड्यूटी बनती बेलर की। तो यहाँ पे बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो अगर कोई उसको पर्सन को सामान, अगर कोई भी पर्सन बेली के पास सामान देगा तो वो वही समझेगा कि उसी का ही है। लेकिन बाद में अगर रियल ओनर यानी कि उस सामान का असली मालिक आता है, वो अगर पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है, किसके पास है, तो बता तो देगा ये ले गया, ये पर्सन तो वहाँ सामान ले गया। लेकिन वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे वो उसी को रियल ओनर समझेगा जो उसको गुड्स बिल्ड करवाएगा। तो यहाँ पे जो रियल ओनर है वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, बेली के अगेंस्ट। समझते हैं सेक्शन 167 को। सेक्शन 167 बताता है राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बिल्ड। अब मान लीजिए इस कंडीशन पे ना बेलर है ना बेली है, कोई थर्ड पर्सन आके किसी बेलर का सामान वापस मांगता है बेली से, यानी कि बेलर ने यहाँ पे कोई सामान दिया होगा पहले, लेकिन वो बेलर जो रियल ओनर है वो वापस आए नहीं सामान लेने बेली से। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है, आप उसको पहले कभी दिए होंगे बनने के लिए, बाद में आप आए नहीं उससे लेने, लेकिन बाद में कोई तीसरा पर्सन वहाँ पे चला आया, वो आपका सामान आपका सामान आप ही के बिहाफ में मांगने लगा बेली से। तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उससे कहे, यानी कि बेलर को कहे, यानी कि जो थर्ड पर्सन है उससे कहे कि तुम पहले जाके कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट से प्रॉपर परमिशन लेके आओ कि ये सामान तुमको देना है या नहीं। अगर कोर्ट कहती है हाँ दे दो, कोर्ट की यहाँ पे कंसर्न लगती है कि हाँ वो सामान उसको दे दो, तभी यहाँ पे बेली देगा, तभी वो अपने एक्ट का परफॉर्मेंस करेगा। अगर कोर्ट मना करती है, रिजेक्ट करती है, डिनाई करती है कि अगर कि तुम उस थर्ड पार्टी को या फिर थर्ड पर्सन को वो सामान नहीं दोगे, तो यहाँ पे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोर्ट के ऑर्डर्स को मानेगा, वो सामान नहीं देगा। यहाँ पे कोर्ट की अथॉरिटी बनती कि वहाँ पे वो उस गुड्स का टाइटल डिसाइड करे, यानी कि उसको वो सामान देना है या नहीं देना, यानी कि थर्ड पर्सन को सामान देना चाहिए या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये ड्यूटी किसकी बनती है? बेली की, ये बात उस थर्ड पर्सन को बताए। अब समझते हैं सेक्शन 168 को। सेक्शन 168 बताता है राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड अफोर्डेड। अब यहाँ पे 168 और 169 फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि ना ये बेलर के बारे में बात करता है ना ये बेली के बारे में बात करता है, ये फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में बात करती है। यानी कि मान लीजिए आपका कोई सामान है, जाहिर सी बात है आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन था, कहीं गलती से इधर उधर छूट गया, इधर उधर चला गया, बाद में वो फाइंडर कोई दूसरा पर्सन पब्लिक में आके आपका फ़ोन आपके पास लौटा देता है, कहता है आपसे कि ये फ़ोन आपका वहाँ गिरा था, अब मैंने आपको लौटा दी है। तो यानी कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको क्या मिलेगा, उसके क्या राइट्स हैं, ये 168 और 169 में बताया गया। तो पहले समझते हैं 168 को। अब देखिए जो आपका सामान दे रहा है वो दो तरीके से दे सकता है। एक वो तो बिना लालच के दिया हो कि चलो ठीक है, इंसानियत के नाते मदद के तरीके में, मदद के बेसिस में आपका सामान उसको दे दे, मदद के बेसिस में वो आपका सामान ढूंढ के दे दे आपको। एक दूसरा तरीका होता है जब वो लालच के बेसिस पे कहता है, तब वो कंसिडरेशन की पॉइंट आ जाता है, तब वहाँ पे वो चाहता है कि आपको अगर वो सामान दे रहा है तो बदले में अगर वो कुछ खर्चा पानी या कुछ वो अवार्ड्स या फिर कोई भी रिवॉर्ड वो मांगे, ये वो उसके दिमाग में लालच रहती है। तो इसी बेसिस में सेक्शन 168 बात करता है। देखिए वहाँ पे वो उसको स्यू नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारा सामान ढूंढ के दिया है, अब तुम मेरे को अगर कोई रिवॉर्ड या फिर कोई खर्चा पानी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगा, केस कर दूंगा। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट नहीं कर सकती, यानी कि जो फाइंडर है वो यहाँ पे ये चीज़ नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल कर दूंगा। वो उसके ऊपर मर्जी है, यानी कि जो जिसका सामान तुमने ढूंढ के दिया है वो उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो तुमको इसका एक्सपेंसेस दे, कुछ रिवॉर्ड्स दे या फिर ना दे। आप कुछ उसके ऊपर ट्रबल नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन ये यहाँ पे कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है।
पहला ही पॉइंट बता रहा है कि राइट टू गिव एक्सपेंसेस, यानी जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको एक्सपेंसेस आप दें या ना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते, यानी कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो नहीं कर सकता। ये उसके और राइट है कि अगर मान लीजिए आपको कोई सामान ढूंढ के दिए है, वो इधर से दौड़ भाग किया, मेहनत की, अपना टाइम और अपना एफर्ट उस चीज़ पे लगाया, आपके सामान को ढूंढने में लगाया, अपना कीमती समय को इसमें इस्तेमाल किया, तो जाहिर सी बात है वो कुछ खर्चा पानी मांगेगा आने जाने का कि दे दो, तो ये उसका राइट है, वो ले सकता है। लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपसे मांगने के लिए। लेकिन अगर रिवॉर्ड है वो उसको चाहिए ही चाहिए। कोई इनाम लगा, मान लीजिए कोई महंगी चीज़ है, इनाम रख दिया कि जो भी ये सामान मेरा ढूंढ के देगा मैं उसको 20,000 रुपये दूंगा या कोई भी सामान दूंगा, तो ये रिवॉर्ड वो अगर क्लेम कर रहा है, यानी कि जो फाइंडर है गुड्स का, वो अगर ये क्लेम कर रहा है आपसे कि आपने रिवॉर्ड रखा था, आपने इनाम रखा था, वो मुझे इनाम चाहिए। अब आप अगर मना कर देते हैं, इनाम रखने के बाद भी आप उससे आप उसको मना कर देते हैं, यानी कि आप उसको आपको सामान ढूंढ के दिया, अब रिवॉर्ड देने की बारी आई, तब आप पीछे हट गए, आपने मना कर दिया हम नहीं देंगे, तो उस बेसिस में वो सूट फाइल कर सकता है, यानी कि आपके अगेंस्ट वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि इस पर्सन ने रिवॉर्ड रखा था। ऐसे ही जाहिर सी बात है, कोई आप अगर अपना कोई कीमती सामान रखे तो कोई ना कोई रिवॉर्ड रखेंगे ही। अब उस रिवॉर्ड के बेसिस पे कोई सामने वाला पर्सन आपकी चीज़ ढूंढ के दे रहा है, अब जब रिवॉर्ड देने की बारी आई आप मना कर दिए, जब आप मना कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकती है। वो अगर आपके अगेंस्ट केस करता है तो आपको वो रिवॉर्ड देना पड़ सकता है। ये बताना चाह रहा है 168। 169 इसी से कनेक्टेड जो फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में ही बात करता है। यहाँ पे फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट के बारे में बात करता है। ये बताता है 169 कि अगर कोई सामान है उसका रियल ओनर मिल ही नहीं रहा है, मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है आपसे खो गई है, अब फाइंडर है जो वो ढूंढा पड़ा आप मिल ही नहीं रहे उसको, आपको ढूंढा जा रहा है आप मिल ही नहीं रहे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, मिल ही नहीं रहे, तो उसके ऊपर है, चाहे तो वो आपका सामान अपने पास रख ले या तो उसको बेच दे। यानी कि आपका सामान आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो सारी कोशिश कर रहा है, उसके बाद भी आपके पास वो नहीं पहुंच रहा है, तो उसको शांति से सेल कर सकता है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं मिल रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, बाद में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसको अपने पास रखे, कुछ दिन वेट करे कि अब आएंगे, या तो उसको शांति से बेच सकता है। ये उस फाइंडर का राइट है। साथ ही कोई ऐसी चीज़ है तुरंत डिस्ट्रॉय हो सकती है, मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो तुरंत ख़राब हो सकती है, सड़ सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट है कि भैया इस टाइम में इस्तेमाल कर लो, इसके बाद ख़राब हो जाएगी। अब उस टाइम पीरियड तक आप जब तक एक्सपायर्ड होनी थी वो चीज़ें, उसके तब तक आप मिले ही नहीं उसको फाइंडर को, तो फाइंडर शांति से उसको ख़राब तो होने देगा नहीं, उसको इस्तेमाल कर लेगा तो फिर आगे बेच देगा। साथ में फाइंडर का एक लॉफुल चार्जेस के बारे में ही बात की गई है, यानी कि 169 के क्लॉज 2 में एक फाइंडर ऑफ गुड्स के लॉफुल चार्जेस के बारे में बात की, यानी कि ऐसा चार्ज जो लीगल है वो आपको देना ही देना है। मान लीजिए वो लॉफुल चार्ज 2/3 होना चाहिए उस गुड्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपका मोबाइल है 20,000 का, वो खो गया, आप ढूंढे पड़े मिल ही नहीं रहा आपसे, फाइंडर है कोई, वो आपका मोबाइल पा जाता है, अब वो अपना खर्चा वर्चा करके इधर से उधर आता जाने का सारा कुछ बनवा के, मान लीजिए टूट टाट गया, गिरा है तो टूटेगा, जाहिर सी बात है, वो टूट गया, सारी रिपेयरिंग का खर्चा, आने जाने का खर्चा मान लीजिए 8,000 रुपये, मान लीजिए 18,000 रुपये आ गए। अब 20,000 का फ़ोन, 18,000 का खर्चा ही कर डाला है फाइंडर, तो 2/3 के ऊपर हो गया, तो वो लीगल है, तो उसके ऊपर वो राइट है कि उसका राइट है कि वो लॉफुल चार्जेस आपसे ले सके। मान लीजिए कोई भी सामान है, अब फाइंडर ढूंढा है, फाइंडर के उससे उसी का खर्चा उस पर बैठ गया, 20,000 का फ़ोन, 18,000 का खर्चा हो गया, तो वो उसका लॉफुल चार्ज है। ये पॉइंट इसमें कहा गया कि 2/3 के ऊपर अगर कोई भी चार्ज होता है कोई वैल्यू ऑफ गुड्स का, तो वो लॉफुल चार्ज फाइंडर ऑफ गुड्स को देना पड़ेगा। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 169। अब समझते हैं सेक्शन 170 को। सेक्शन 170 बात करता है बेलीज पर्टिकुलर लियन, यानी बेली का आपका सामान रिटेन करके अपने पास रख सकता है। यहाँ पे बेलीज का राइट के बारे में बात की गई। ये बताना चाह रहा है कि अगर आपका कोई सामान है, वो आप मान लीजिए किसी का सामान है, अब वो अपने पास, यानी कि उसका पोजीशन वो अपने पास रख सकता है, यानी कि आपका सामान वो अपने पास रख सकता है। कब कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है, मान लीजिए कोई आपका सामान था, आपने रिपेयरिंग के लिए दिया था, मान लीजिए टीवी है ख़राब हो गया, बनने के लिए दिया है, सर्विस लगी है, सैमसंग कंपनी में आपने सर्विस सेंटर में दिया है, सर्विस चार्ज लगा और भी चीज़ें लगा है, अब सर्विस चार्ज आप दे ही नहीं रहे, सामान बन के तैयार हो गया, रिपेयरिंग सारी हो गई है,
अब जब पैसे देने की बारी आई पीछे हट रहे हैं, सर्विस चार्ज आप कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है आप जिद में अड़े हैं तो बेली भी जिद पे अड़ा रहेगा। वो भी यही कहेगा कि आप सर्विस चार्ज नहीं देंगे तब तक आपका सामान भी हम नहीं लौटाएंगे, अपने पास ही रखेंगे। तो यहाँ पे अपने पास रखने का उसके पास राइट है, यानी कि राइट ऑफ लेन वही बात करता है, राइट टू कीप पोजेशन अंटिल रेमुनरेशन विल बी पेड। यानी कि रेमुनरेशन यानी कि जो सैलरी जो सर्विसेज रिपेयरिंग में लगी वो बेलर पे ही नहीं कर रहे, तो बेली के पास राइट है कि वो आपका सामान अपने पास रखे। अब समझते हैं सेक्शन 171 को। सेक्शन 171 जर्नल लियन के बारे में बात करता है। एक सेक्शन 170 था जिसमें पर्टिकुलर लियन के बारे में बात किया था, यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इसमें ऑल ओवर सभी के बारे में बात की गई है। और जनरल लियन में कुछ जनरल चीज़ों के बारे में बात की, यानी कि जर्नल टर्म या फिर कुछ जर्नल पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात की गई है इस सेक्शन 171 में। अब जर्नल लियन के अंडर कौन कौन पर्सन आते हैं? बैंकर्स आ गए, एडवोकेट्स आ गए, पॉलिसी मेकर्स ब्रोकर्स आ गए, फिर वार फिंगर्स आ गए यानी कि जो शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये सब जो पर्सन है इनके पास राइट टू रिटेन का राइट है बाय डिफॉल्ट पहले से ही है। इन कुछ 4-5 पर्सन है जिनका मैंने अभी नाम लिया, इनके पास राइट टू रिटेन का राइट है। मान लीजिए मान लीजिए बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं, वकील है, आपका कोई मुकदमा फंसा हुआ है, आपको कोई केस फाइल करना है, आप वकील को हायर करेंगे, वकील से आप सारा काम करवाए, सारे सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड किया, आपके अकॉर्डिंग केस लड़ा, आपके खिलाफ केस लड़ा। अब जब पैसा देने की बारी आई तो आप पीछे हट गए, उसके सर्विस का आप पे ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका कुछ वो पोजीशन अपने पास रख सकता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, वो कह सकता है आपने पे नहीं किया, लाओ गाड़ी दो अपनी, लाओ सामान दो अपना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वकील कर रहे हैं तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा जब करने की बारी है आप पैसा नहीं दे रहे हैं, सर्विसेज सारा आपका वो काम किया है, सब कुछ चीज़ें देखा, उसके बाद जब पैसा देने की बारी आई आप पीछे हट गए। तो जब वो आप सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जब आप वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विसेज का पेमेंट उसको अमाउंट दे ही नहीं रहे, तो वो आपका पोजीशन अपने पास रख सकता है। ये उसके पास बाय डिफॉल्ट एक लॉफुल राइट है इन कुछ लोगों के पास। ये जर्नल लियन के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 162 से सेक्शन 171 तक के सेक्शंस में हम लोग ने बेलर और बेली की ड्यूटीज़ के बारे में बात की। ये बेलर और बेली की ड्यूटीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है सेक्शन 171 में। अब सेक्शन 172 एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की समाप्ति हो गई और साथ ही साथ ड्यूटीज ऑफ बेलर और बेली भी खत्म हो गई। अब आगे आने वाले नए कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और साथ ही साथ ये कंसेप्ट आपको समझ आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।